तो अब अगर आपके बात करें सिलेबस की, है ना, तो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मैकेनिक्स है तो न्यूटन से शुरू होगी। अब न्यूटन के वही 3 फेमस नियम, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है हमसे कि मोशन, रेस्ट एंड फोर्स, 3 चीजों की बात करता है। पहली चीज वो कहता है मोशन। मोशन में कौन सी? एक होती है यूनिफॉर्म और एक होगी नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से मेरा क्या रीजन है? यहाँ पर यूनिफॉर्म मीन्स मैं कहता हूं फिक्स्ड वेलोसिटी। यूनिफॉर्म से मेरा मतलब है फिक्स्ड वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी क्या है? फिक्स है। जैसे अर्थ है, सन अर्थ उसके अराउंड मूव कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है? ये फिक्स वेलोसिटी से घूमती है। इसका वेट क्या है? फिक्स है, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैंने एक बार पढ़ाया था तो मैंने वेट भी बताया था, वेग, चाल, दूरी और पता नहीं क्या क्या बताया था मैंने, 2-4 चीजें, ठीक। लेकिन एक्चुअल में सिलेबस यहाँ से शुरू है, वो तो आपका एक तरह से रिवाइज था 8वीं 9वीं 10वीं पता नहीं कब कब पढ़ता है उसको, ठीक। तो ये हो गया फिक्स वेलोसिटी। अगर कोई चीज फिक्स वेलोसिटी से चल रही है, दैट मीन व्हाट? v इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट हो या जीरो हो या सेम ही या कोई मीनिंग नहीं है। तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट हैव अ रेस्ट, आइदर देयर वाज अ फिक्स्ड वेलोसिटी, ठीक, और कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यू दैट थिंग्स आर रिमेन अनचेंज्ड, दैट थिंग्स आर रिमेन अनचेंज्ड व्हेन यू अप्लाइड अ एक्सटर्नल फोर्स दैट वाज द प्रेशर ऑफ द मोशन, ठीक। कि कोई भी वस्तु एक समान चाल से, ठीक है, एक समान मीन्स देयर वाज अ जीरो और अ कांस्टेंट, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों बिल्कुल सेम चीज है, ठीक। ठीक, एक समान चाल से तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता, ठीक है ना। इस चीज को कहा गया जड़त्व का नियम, ठीक। इसको कहा गया जड़त्व का नियम, इनर्शिया का नियम। इनर्शिया का नियम क्या है? इनर्शिया क्या होती है? बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी की, है ना। न्यूटन मैकेनिक्स में बॉडीज की बात बहुत होगी, मल्टीपल बॉडीज, मल्टी पार्टिकल बॉडी, सिंगल पार्टिकल बॉडी, ठीक है। तो बॉडी जो होगी उसके पास का अपना एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, वो क्या है? इनर्शिया, ठीक है। उधर जो एक्सपेरिमेंट रखा है ना, वो देख रहे हो बढ़िया सा, इससे आप इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो जो फिक्स जो बॉडी है उसका एक अपना खुद की प्रॉपर्टी है, उसको प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या चीज है? देखो किस तरह चेंज होता है। दैट कंसीडर ये v लेवल पास में ये 100% यूनिफॉर्मली सॉलिड है, मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा फिल्ड है विद मटेरियल, मटेरियल के साथ में पूरा का पूरा कैसा है? भरा हुआ है ना, ठीक। चलिए, एक भी इस तरह का है, ये होल होगा, बीच में से ये खाली है, यहाँ पर बीच में क्या है? ये बीच में से खाली है। दोनों का अगर रेडियस सेम है, दोनों का एक्सटर्नल रेडियस सेम है और थिकनेस से भी बराबर है दोनों की, ठीक है, तो क्या दोनों का मास बराबर होगा? मटेरियल कैसा है? सेम। मटेरियल कैसा है? सेम। सेम मटेरियल का बना हुआ है एंड रेडियस क्या है? सेम है। थिकनेस क्या है? सेम है।
ठीक है, एक खाली है दूसरा भरा हुआ, तो किसका मास ज्यादा होगा? भरे हुए का, है ना। तो इसका मास ज्यादा है तो इसका मतलब क्या, इसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एक तो ये चीज हो गई नंबर 1 जो इनर्शिया निर्धारित करता है। इनर्शिया कौन निर्धारित करता है? द्रव्यमान। दूसरी चीज क्या है? अब ये है खाली भरा हुआ, इतना भरा हुआ से, ठीक है। अब मैं क्या हूं कि इसकी रेडियस है r और इसका इनर्शिया है i, तो पर रेडियस इनर्शिया होगा i अपॉन r, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर रेडियस का अपना निकाल लिया भाई, इतना इनर्शिया 1 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर भी सेम होगा, ठीक है। लेकिन इनर्शिया डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी, ठीक है। इनर्शिया डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी, ठीक। तो दूसरा क्या है कि जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी प्रॉपर्टी होती है क्या? इनर्शिया को चेंज करने की, ठीक है। ये पहली बात है। दूसरा क्या काम है इनर्शिया का? अब इनर्शिया का मूल काम क्या है? इनर्शिया है क्या? इनर्शिया क्या होता है? मटेरियल की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। किस बात के लिए? अपने अंदर कोई भी मैकेनिकल चेंज होगा, अगर कोई भी मैकेनिकल चेंज अगर होगा, ये उसका अपोज करने के काम आती है। ये इसका किस काम आएगी? अपोज करने के लिए। ये उसको मना करेगी कि मुझको चेंज मत करो। दैट मीन व्हाट? अभी मैंने क्या कहा था? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अपनी मूल अवस्था में, मूल अवस्था मीन्स चाहे वो चल रही है या रेस्ट पर है, से नहीं बदलती। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ठीक है। अब मेरे पास एक बड़ा सा ट्रक है और आई एम अ सिंगल पर्सन, और मैं क्या करता हूँ? ट्रक को धक्का लगाने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं उसे हिला पाऊंगा? आई एम सेइंग नो। लेकिन मेरे पास एक साइकिल है, मैंने उसको आराम से, अकेले आदमी आराम से उसे धकेलते हुए ले जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? मैंने ट्रक तो नहीं ढकेल पाया, लेकिन साइकिल ढकेल दी। क्यों? क्योंकि द इनर्शिया वैल्यू इज हाई। ट्रक के साथ क्या हुआ? इनर्शिया वैल्यू क्या है? ज्यादा है। साइकिल की इनर्शिया वैल्यू कम है। अगर ट्रक नुमा बड़ी चीज हो लेकिन उसका इनर्शिया किसके बराबर हो? साइकिल के, तो मुझ जैसा आदमी भी उसका आसानी से एडजस्टमेंट कर सकता है। तो इनर्शिया पहली प्रॉपर्टी है किसकी? किसी भी मटेरियल की या किसी भी बॉडी की, ठीक। बॉडी शब्द में यूज कर रहा हूँ, मटेरियल इज मच मोर बेटर। बॉडी ज़्यादा अच्छा शब्द लगता है, मतलब एज ए न्यूटन मैकेनिक, एज ए न्यूट्रिएंट। ठीक, कि कोई भी चीज इनर्शिया में जब तक इनर्शिया क्या करता है? उस चीज की मोशन का विरोध करता है, अपोज करता है कि मुझ में परिवर्तन मत करो। क्लियर इतनी बात है ना। तो ये न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन का पहला नियम वही एक लाइन नहीं जो आप याद कर रहे हो। दैट वाज द एक्सप्लेनेशन बोर्ड कि न्यूटन का जड़त्व का पहला नियम क्या होता है कि जड़त्व जो होता है किसी वस्तु का, जड़त्व अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। क्यों? देखो, अगर ये स्केल यहाँ पे रखा है तो इसका आगे कुछ और होगा। अब मैं इसकी अगर पोजीशन बदल दूँ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी चेंज। मोमेंट इनर्शिया क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलना नहीं चाहता, और अगर उसे आपको बदलना है तो आपको क्या करना होगा? बल लगाना होगा, ठीक है ना। इसमें एक छोटी सी कंपनी मुझे याद है, फर्स्ट टाइम जब इंजन बना था, इंजन है ना, याद होगा जेम्स वाट फेमस आदमी, जेम्स वाट है ना, नाम सुना होगा जेम्स वाट का। केतली रखी थी, पानी में बॉईल किया, भाप निकली, ठीक है, इंजन बना। वो सारी चीज़ें याद होंगी थोड़ी बहुत। तो जब इंजन जो होता है, इंजन एक कॉमन मैकेनिज्म है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को, सॉरी नॉट मैकेनिकल, थर्मल एनर्जी को, है ना, थर्मल एनर्जी को इसमें बदलता है मैकेनिकल
गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा आ रहा गाड़ी क्या करता है, तेज चलाता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है, ये इंजन का बेसिक काम है। जब पहली बार इंजन बने थे तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ उस समय बहुत अच्छे से लोगों को प्रचलन में था, और साइंटिफिक लॉ भी इस नियम का बहुत अच्छे से सम्मान करती थी। आज के टाइम पर उसका सम्मान नहीं है इस नियम का, क्योंकि देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्रेक थ्रूज, दुनिया भर की जगह ये नियम काम नहीं करता, इसलिए अलग अलग चीज़ें बदल गई। ठीक, तो इंजन के साथ क्या था कि लोगों को ये कहना था कि अगर हम इंजन को गाड़ी के ऊपर रख देंगे, अगर इस इंजन को हम गाड़ी के ऊपर रख देंगे, इट इज कैन नॉट बी मूव। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। क्या नहीं है? एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए और वो लगातार अनसक्सेसफुल ही रहे। लोगों ने गाड़ी में इंजन रखा, चलाने की कोशिश की, नहीं चल पाया। वजह क्या थी? हाई इनर्शिया। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया ना, ट्रक को मैंने नहीं ढकेल पाया क्योंकि इंजन में उतनी एफिशिएंसी थी नहीं कि वो उसे ढकेल पाता। ठीक है, तो क्या होता था, ऐसे ट्रैक बनते थे, इंजन रूम बनता था अलग, और रस्सी से वो खींचता था इंजन को। फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद में एक नया इंजन होता था, पीछे आगे लगा हुआ, मैं फिर गाड़ी को खींचता था। ठीक है, लोगों ने बहुत मेहनत की इस फील्ड में शुरुआती दिनों से। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, यहाँ मैंने मतलब ये कहानी इसलिए बताई आपको कि न्यूटन फर्स्ट लॉ से डायरेक्टली लिंक है कि हमें क्या लगता था कि अगर हम इंजन को गाड़ी पे रख देंगे तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। लेकिन आजकल गाड़ियों में एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से लगने लगा है? इंजन तो गाड़ी पे रखा है आज भी। फिर आज गाड़ी बच्चे बड़े अच्छे से चलती है, बस भी भागती है, ट्रक भी चलता है, कार भी चलती है, मोटरसाइकिल भी चलती है, सब चलते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से मिला? सोचो थोड़ा सा भी, एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से मिल गया उसको? कहाँ से? इंजन से एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन वो तो बॉडी के ऊपर रखा हुआ है। अब अगर मुझे इस किताब को ढकेलना है तो मैं बाहर से बंद करूँगा। अगर धरती को ढकेलना है, हमें अपनी पोजीशन से बदलना है, तो हमें क्या करना होगा? धरती के बाहर जाके तो बल लगाना होगा उस पर। अंदर से हम कुछ भी करें तो अब कहाँ से एक्सटर्नल फोर्स मिलता है? ये फ्लो दिख रहा है ना? इसके ऊपर बाइक चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि घर्षण कम है ना? तो जो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से मिलता है? द फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड के बीच का जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारी मदद करता है गाड़ी को आगे खींचने के लिए। लगा हुआ इंजन अपनी जगह है, लगा हुआ इंजन क्या करता है? उस टायर को घुमाता है गोल गोल, लेकिन मेन फोर्स कहाँ लगता है जाके? टायर और रोड के बीच में। अगर वो फोर्स गड़बड़ाएगा तो आपकी चीज़ें बदल जाएगी। ठीक है, चलो कोई नहीं, उतना अभी दिमाग नहीं लगाते। अभी सिंपल सा मीनिंग यहाँ समझते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या हो गया? इनर्शिया बेसिकली दो प्रॉपर्टीज, मतलब दो चीज़ों पे निर्भर करता है। नंबर एक, उसका द्रव्यमान कितना है, और नंबर दो, उसकी पोजीशन क्या है। ये इनर्शिया हो गया। और इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसकी? किसकी प्रॉपर्टी है? बॉडी की। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है कि इनर्शिया अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, वो नहीं चाहता बदलना कभी भी। ठीक है, और उसी कारण से न्यूटन का पहला नियम जनरेट हुआ। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी चीज़ अपनी मूल अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। सिंपल है ना? क्लियर इतनी बात? ठीक, चलो ये हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। है ना? और आप जो शब्द है ना पुराने वाले, दूरी, समय, वेग, संवेग, उन सब से हो सकता है उम्मीद है कि आप लोग फ्रेंडली होंगे थोड़े से। तो दूसरा लॉ लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से F इज इक्वल टू ठीक है, एंड वेयर इज P is a momentum. Momentum is some
ठीक है। और संवेग क्या होता है, अगर इसको हम डिफाइन करें, इट इज इक्वल टू कितना, संवेग क्या, संवेग E बराबर क्या बड़े हैं, m इंटू b, m इंटू b, ठीक है। देन v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, है ना। एंड देन v फर्दर डिफाइन करेंगे कि vx I प्लस v by j एंड v z k, ठीक। तो द सेम मैनर जो फोर्स होता है, जो बल होता है, कौन सा बल, ये वाला बल, हम क्या न्यूटन का पहले ये वाला फोर्स है ना, ये वाला फोर्स इन दोनों के इसके डिफरेंशिएशन के बराबर होता है, यानी दैट मींस व्हाट, द रेट चेंज इन मोमेंटम, रेट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। इस संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है, ठीक है। ये न्यूटन का दूसरा नियम है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि बल का कितना अमाउंट किस चीज पे लगता है। हमने यहाँ तो कह दिया कि किसी भी चीज में परिवर्तन करने के लिए बल लगा दो, लेकिन कितना किस पे लगाना है, किसको ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो कितना बल इस पे लगेगा उसके लिए डिफाइन किया न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है ना, बड़ा सिंपल था। एंड व्हाट इज द थर्ड लॉ, each force have equal and opposite component और equal and opposite reaction, ठीक है। हर एक बल के पास में उसके बराबर का ही रिएक्शन होगा। और बेसिकली व्हाट इट इज अ लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर हम पहले वाले को सही से देखेंगे ना तो सेम चीज़ यही है, पहला और तीसरा लगभग एक समान से नजर आते हैं मुझको, बाकी देखो सबका अपना अपना सोचना है, ठीक है। तो जो तीसरा नियम है, इक्वल ईच फोर्स हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब इनर्शिया अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तो वो वापस जाना चाहता है अपनी मूल जगह, इसलिए वो वापस में रिटलेट फोर्स लगाता है, ठीक। दैट वाज द थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन। ये तीन नियम तो हो गए बड़े आराम से। अब इनका उपयोग कैसे करना है, इनका क्या यूज है और किस तरह हमारी विज्ञान आगे बढ़ेगी, मतलब फिजिक्स आगे बढ़ेगी, ये यहीं से डिसाइड होगा, ठीक। तो यहाँ तक हो गया, चलिए। अब एक चीज आती है उसे कहते हैं फ्रेम और बेसिकली कोऑर्डिनेट, ठीक है। बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट किस चीज का नाम है एक्चुअली, है ना। पहले कोऑर्डिनेट को समझते हैं, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक तरह का होता है एड्रेस, एक तरह का ये होता है एड्रेस। एड्रेस मीन्स व्हाट, द होल इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी ही कोऑर्डिनेट कहलाती है, सिस्टम के बारे में जानकारी ही कोऑर्डिनेट कहलाती है। अब कोऑर्डिनेट किस तरह के, देखो कोऑर्डिनेट अलग अलग तरीके के होंगे, मोमेंटम कोऑर्डिनेट होगा, फोर्स कोऑर्डिनेट होगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना। फिलहाल हम इन दोनों पे बात नहीं करेंगे, केवल एक पे बात करेंगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट, ठीक। पोजीशन कोऑर्डिनेट की सबसे अच्छी बात क्या है कि पोजीशन कोऑर्डिनेट को केवल तीन ही कंपोनेंट की जरूरत होती है। कितने कंपोनेंट चाहिए, तीन, दो से काम नहीं चलता। क्या दो से काम चल सकता है, सोचो। विशेष परिस्थिति में दो से काम नहीं चलता, विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थिति कैसी, अगर मेरा पार्टिकल सर्कल के ऊपर लगा है, अगर मेरा पार्टिकल कहाँ पर है, सर्कल पर, तो कितने से काम चल जाएगा, सिर्फ दो से।
है ना, क्योंकि तीसरा कंपोनेंट तो फिक्स है आर, रेडियस तो फिक्स ही रहेंगे, नहीं समझे, रेडियस तो फिक्स हो गई और मेरा कंपोनेंट आर भी फिक्स हो गया, लेकिन मेरे पार्टिकल की पोजीशन क्या है वो कौन बताएगा, एंगल, है ना। ठीक, ऐसे ही जैसे अर्थ है आपका, अर्थ पर अगर किसी आदमी की पोजीशन बतानी है धरती पर, तो हम किस चीज़ का सहारा लेते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का। जैसे भारत है, भारत का लॉन्गिट्यूड कितना है, लगभग 29 डिग्री, लैटिट्यूड कितना है, लगभग 74 डिग्री। हमारा भी अपना खुद का होगा, जैसे सरकार हमसे हर साल कहती है अभी अपने कॉलेज का जियो टैग में जो क्या है, तो हमारा जियो टैग 79.8222/24 कुछ करके है, तो ये हमारी पोजीशन हो गई, क्योंकि रेडियस तो फिक्स है आपकी, हम उस पर कहाँ पर बैठे हैं ये चीज़ कौन बताता है, एंगल बता देता है। तो विशेष परिस्थितियों में पोजीशन में भी कम कोऑर्डिनेट से काम चल सकता है ना। कभी फिल्में देखते हैं, एक फिल्म पुरानी सनी देओल की बॉर्डर, नाम सुना है, देखी भी होगी, तो संदेश से आते हैं, है ना। तो उस मूवी में क्या होता है कि जो जैकी श्रॉफ होता है ना, वो नीचे वाले लोगों से क्या पूछता है कि आपकी पोजीशन क्या है, एंड जो सनी देओल होता है वो क्या कहता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में एक्सप्लेन योर पोजीशन, और सुबह ही जैकी श्रॉफ आता है और वहाँ बम गिर के भाग जाता है। तो पोजीशन कहाँ से पता चली, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, ठीक है। तो सिंपल मैनर कि जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे जनरली देयर इज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेट और कंपोनेंट। पोजीशन में 3 कंपोनेंट होंगे, एक्स, वाई और जेड। विशेष परिस्थितियों में कंपोनेंट को फर्दर बदला भी जा सकता है ना। तो ये जो एक सिस्टम होगा, ये जो एक सिस्टम होगा जिसका एक ऑरिजिन होगा यहाँ पर 0 0 होगा, इस सिस्टम को हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, जैसे कि ये लैब है मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है, इसका रेफरेंस मान लेना उस पॉइंट को, उस पॉइंट को मान लेता हूँ, ठीक, ये मेरी लैब का रेफरेंस पॉइंट है। अब इस रेफरेंस पॉइंट से मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ का अपना एक्स होगा, यहाँ का अपना वाई होगा, यहाँ का अपना जेड होगा, और ये तीनों कंपोनेंट मिलके मेरी एग्जैक्ट पोजीशन लैब के अंदर बता सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर पोजीशन पर हो। ठीक है, 3 नंबर पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक, क्लियर। अब क्या हो, एक गाड़ी है जो रोड पे चल रही है, उसका भी अपना एक मूल बिंदु होगा, जैसे ड्राइविंग सीट लाइट कंसीडर मूल बिंदु मान लिया हमने, ओरिजिन मान लिया कि भाई ड्राइवर की जो सीट है उसका ओरिजिन क्या है, 0 0 0 है। ठीक, तो पर्टिकुलर कोई भी सवारी उसके अंदर बैठी है, उसके कोऑर्डिनेट कहाँ से मेजर किए जाएंगे, ड्राइवर की सीट से। तो वो एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, है ना। आपके घर का अपना अलग हो गया, किसी का अलग हो गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बन रहा है, जो क्या बताता है, कोई भी पोजीशन को हमें बताता है ना, वो क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हर जगह का अलग अलग हो सकता है। हम कई बार ये भी कर सकते हैं कि पूरी अर्थ का एक मान लें, पूरी अर्थ का मूल बिंदु एक जगह मान लें, और वहीं से हम पोजीशन को मेजर करेंगे। और समझ में आई, है ना। अर्थ का अलग हो गया, सन का अपना अलग हो गया, मून का अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाएगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्लियर। ठीक, एक फ्रेम रेफरेंस के बीच और दूसरे फ्रेम रेफरेंस के बीच में संबंध होते हैं। कंसीडर देखिए होगा लेफ्ट थिंग, कार और बस का है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध होगा। ठीक, इन दोनों के बीच क्या होगा, कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। जब वो रिलेशन हम लोग ढूंढ लेते हैं तो मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, F बराबर G N1 N2 अपॉन R²।
कॉमन सा नियम है ना, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का नियम है ना। कब पता चला? अप्रोक्सीमेशन 1526 के आसपास, ठीक है, और थोड़ा सा उससे पहले ही है, आगे नहीं है, ठीक। चांद पे आदमी कब गया था पहली बार? पहली बार सक्सेसफुल ट्रैकिंग ऑफ द मून, अपोलो 11, है ना। कब की बात? 1983-84 कुछ होगा, 82 होगा, 83 होगा या 84 कुछ भी होगा, इनमें से कुछ एक है ना, या 79 की शायद हो सकता है, मुझे याद नहीं आता इनमें से कुछ है एक, पर तभी की बात है, मतलब 80 के दशक की, ठीक। क्या करते हैं, कुछ अमरीकी इकट्ठे होते हैं और एक रॉकेट में बैठते हैं और उसके बाद में चांद पे चले जाते हैं, है ना, यही तो होता है। लेट कंसीडर ये रहा मून, ये है अर्थ का सिस्टम, दोनों के बीच में एक रिलेशन है। अगर ये जो रिलेशन है, रिलेशन कैसा होगा? मैथमेटिकल रिलेशन, है ना। अभी बताऊंगा कैसे रिलेशन बनता है मैथमेटिकल। ये क्या है? मैथमेटिकल रिलेशन है। अगर ये रिलेशन ठीक है, अगर ये रिलेशन सही है, तो आप ट्रैवल करोगे, आप मैकेनिक्स तैयार कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति बस में कब चढ़ सकता है? जब वो रुक जाए। चलती में कब चढ़ेगा? जब तो वो बस के बराबर नहीं बढ़ेगा। यानी यू हैव अ वेल नोन इन्फॉर्मेशन, आपको अच्छे से इस बात की जानकारी है कि बस की फर्दर स्पीड क्या है। अगर आपके दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन खराब हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। सिंपल सी बात समझ में आ गई ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो मैकेनिक्स का बेसिक काम क्या है जो आप पढ़ते हैं ना, आप पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, है ना, यांत्रिकी। यांत्रिकी का मूल काम क्या है? वो ये संबंध ढूंढता है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच में क्या संबंध है, और एक फ्रेम के अंदर कौन कौन से नियम अप्लाई हो रहे हैं, क्या वो नियम दूसरे फ्रेम में भी अप्लाई होते हैं या नहीं, ठीक। अब देखो, अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? लगभग कितनी, अंदाजा कुछ? लगभग हम बोलते हैं 1.5 मिनट लगती है, 1 मिनट लगती है लगभग लाइट को मून से यहाँ तक आने में। तो कितना होगा? लगभग 3 लाख किलोमीटर तो होगा ही, है ना, 3-4 लाख किलोमीटर तो होगा कम से कम, और ज़्यादा ही होगा, तो 30 की गति है। अर्थ और मून के बीच की दूरी कितनी है? 30 लाख किलोमीटर लगभग, ठीक। और एक आदमी यहाँ से चलना शुरू करता है और मून पे जाना चाहता है, तो कब जाएगा? जब ये रिलेशन सही होगी, ठीक। तो ये रिलेशन ठीक था, इसीलिए एक आदमी वहां से यहाँ गया। देखो अंतर कितना है? 15 और 19, लगभग 300 साल का, और ज़्यादा ही होगा, 400 होगा, है 400 साल का अंतर है। 400 साल पहले एक आदमी कहता है बंद कमरे में बैठ के कि भाई ये नियम ऐसे ऐसे काम करेगा, चले जाओ, निश्चिंत होके जाओ, ठीक है। और वो नियम बाद में क्या होता है? गोटा सक्सेसफुल, ठीक। क्लियर की बात है ना। तो ये जो दो फ्रेम होंगे, इन दो बेसिक फ्रेमों का काम क्या होगा? एक फ्रेम दूसरे की फ्रेम के बीच में रिलेशनशिप होगी और वो मैकेनिक्स को डिजाइन कर देगा, ठीक है ना। एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के बीच में रिलेशन कैसे बनता है, बस एक एग्जांपल देके बंद कर देंगे, ठीक है। लास्ट फंक्शन, एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के बीच में रिलेशन कैसे होता है? y x x plus, ठीक। ये इसका 0 0, ये इसका 0 0। अब यहाँ पर कोई स्पेस में पॉइंटर P
इसके कोऑर्डिनेट हैं ए एंड बी, ठीक है। इसके रेफरेंस में इसके भी, ठीक है। इसके रेफरेंस में इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब इस ए में और इस ए के बीच में कोई रिलेशन होगा, वो रिलेशन कौन बताएगा, ये है ना, या फिर ये। अब अगर यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ यहाँ पर, वो कितनी है, के बराबर है ना। तो यहाँ से लेके, देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए डैश। तो ए डैश इक्वल्स ए माइनस ए, ठीक। एंड द सिमिलर मैनर बी डैश इक्वल बी माइनस एच। ये इन दोनों के बीच का एक बड़ा छोटा सा रिलेशन हो गया, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर इस फ्रेम में कोई डिस्टेंस नापता हूँ एल, और इस फ्रेम में भी कोई डिस्टेंस नापता हूँ एल, तो ये दोनों एल जो होंगे ये बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन जब एल्बर्ट आइंस्टाइन फ्रेम की हम बात करते हैं, अभी आएंगे उसको देखना ही नहीं, इसके बाद ये दोनों दूरियां बदल जाएंगी, उसका एल इसके एल के बराबर नहीं होता, वहाँ पर दूरी का फॉर्मूला कुछ और होता है, दूसरी जगह दूरी फॉर्मूला कुछ और हो जाता है। वहाँ पर हम टाइम निकालने के लिए अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पर टाइम निकालने के लिए अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वहाँ की वेलोसिटी यहाँ की वेलोसिटी से मैच नहीं होती, ठीक। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। आज के लिए बंद करते हैं, कल देखते हैं।